गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपने पढ़ाई कर रहे होंगे। स्टूडेंट, पिछला जो हमारा क्लास था बचत और विनियोग का साधन था, जिसमें हम बैंक को पूरी तरह से क्लियर कर दिए थे। आज हमारा जो बचत और विनियोग के साधन में पोस्ट ऑफिस बचा था उसको हम क्लियर करेंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चन इससे हमेशा आपको देखने को मिलता है, इसलिए इसको भी हम अच्छे से आज क्लियर करेंगे और जितने इससे क्वेश्चन आंसर बनेंगे उसको हम कल कर लेंगे। इस तरह मेरा ये भी चैप्टर क्या हो जाएगा, पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। बहुत अच्छा सा टॉपिक है ये। बस देखना है कि पोस्ट ऑफिस में हम किस तरह से अपने बचत का विनियोग करते हैं। समझ रहे हो? इसके अंतर्गत कौन कौन सी सेवाएं आती हैं, समझ लो। इतना ही बस आपको ध्यान देके पढ़ना है, इसी से क्वेश्चन आपका बनेगा। जैसा कि देख रहे हो कि जो हमारा जो पोस्ट ऑफिस है यह क्या है, यह ये समझ लीजिएगा कि हमारे अल्प बचत को प्रोत्साहन देने के लिए, समझ रहे हो ना, जो हम छोटे छोटे बचत करते हैं इसको प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार द्वारा ये डाकघर बचत बैंक की स्थापना की गई। समझ रहे हो ना? यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि ये किसके लिए, किसके प्रोत्साहन के लिए? तो छोटे छोटे जो हम बचत करते हैं अल्प बचत के लिए। भारत में सन 1982 से ही ये डाकघर क्या है, कार्यरत है। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। समझ रहे हो? तो दो क्वेश्चन आपका यहीं से क्लियर हो जाएगा। आइए हम देखते हैं कि हमारे पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत कितनी सेवाएं आती हैं, कितनी सुविधाएं देता है ये हमको। समझ रहे हो ना? जैसा देख रहे हो डाकघर की सेवाएं के अंतर्गत कौन कौन सी हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है। दो ऑप्शन आपका, एक ऑप्शन दे देगा बैंक का, एक दे देगा पोस्ट ऑफिस का, कौन है कौन नहीं है। तो इसको क्लियर करना बहुत जरूरी होता है। समझ रहे हो ना? जैसे देखो, पहला क्या है आपका, डाकघर बचत योजना। दूसरा है डाक जीवन बीमा, म्यूचुअल फंड है, आवर्ती जमा खाता है, सामयिक जमा खाता है, डाक मासिक निवेश योजना है। समझ रहे हो? इसके अलावा जो आपका है सार्वजनिक भविष्य निधि है, किसान विकास पत्र है जो पहले ही आप देख चुके हो, राष्ट्रीय बचत पत्र है, राष्ट्रीय बचत योजना है या पत्र कह लो उसको, एक प्रपत्र के रूप में ये मिलता है आपको। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, जीवन बीमा है, हिस्से या अंशदान है जो आपके शेयर होते हैं कंपनियों के अलावा। ये भी हमारा जो डाकघर है ये भी शेयर हमें प्रदान करता है। समझ लो ना, हर चीज अलग अलग होता है। समझ रहे हो? चाहे वो जीवन बीमा हो या शेयर हो, उपहार कूपन हो, ये हमारा कई टाइप्स का होता है। ये जो जीवन बीमा है या शेयर है, क्लियर है? तो इतनी जो सेवाएं हैं ये हमारा किसके अंतर्गत आ रही है, पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत आ रही है। जितना इसके पहले पढ़े हो वो बैंक के अंतर्गत आ रही थी। समझ पा रहे हो ना? इसको आप पूरी तरह से याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। इसको हम अब आराम से पढ़ते हैं। कौन कौन सा पढ़ेंगे, इसके अलावा हम देखते हैं थोड़ा थोड़ा इसको हमको डिटेल भी एक दो लाइन जानना पड़ेगा कि डिटेल में हम कितना इसको ले सकते हैं। पहला ही देख रहे हो कि इसमें विनियोग हेतु, यानी पोस्ट ऑफिस में जब हम विनियोग करने जाते हैं तो इसमें निम्नलिखित खाते खोले जाते हैं। समझ रहे हो ना? निम्नलिखित खाते खोले जाते हैं। कौन कौन से? पहला ही आपका है डाकघर बचत खाता। ठीक, इसमें क्या होता है, जो डाकघर बचत खाता होता है जब हम खोलने जाते हैं तो हमारे पास कम से कम कितना अमाउंट होना चाहिए, 500 रुपये से हमारा खाता खुल सकता है। क्लियर है? इसमें जो ब्याज होता है लगभग 4% वार्षिक ब्याज मिलता है। ब्याज हमेशा घटता बढ़ता रहता है, इसको भी आपको देख लेना चाहिए। इसमें क्या होता है, जब आप पैसा जमा कर लोगे, निकालने की सुविधा के लिए इसमें भी एटीएम की सुविधा होती है। जैसे बैंक आपको एटीएम की सुविधा देता है, ये भी क्या करता है, आपको ये भी एटीएम की सुविधा दे रहा है। ब्याज से जो भी हमारा जो आय मिलती है हमको, जो हम विनियोग करते हैं, जो हमें पैसा मिलता है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है।
जबकि बैंक में रखोगे ना तो उस पर टैक्स लगने लगता है, जबकि पोस्ट ऑफिस में कोई टैक्स नहीं लगता है। इतनी बातें क्लियर है? इतना ही आपको समझने की ज़रूरत है। बहुत ही आसान यूनिट है ये आपकी, और बहुत छोटी सी यूनिट है, लेकिन इतना ही पढ़ लोगे तो 3-4 क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा आपसे, जो हमेशा आता रहता है। इसको देखते हैं, जो 5 वर्षीय जो डाकघर आवर्ती जो योजना है, समझ रहे हो ना, इसमें भी क्या होता है, इसमें कितनी भी राशि जमा की जा सकती है, आप पे डिपेंड है। आपका जैसा बचत होता है वैसा इसमें अकाउंट खोल लो और वैसे ही आप राशि जमा करते रहो। इस पर जो भी इसमें भी जो ब्याज होता है लगभग 7.2% मिलता है। क्लियर है ना? इसके अलावा जो इसकी मैच्योरिटी की जो अवधि होती है 5 वर्ष की है, लेकिन अगर ये पूरा हो जाता है तो इसके बाद भी इसे आप रख सकते हो। ऐसी कोई बात नहीं है कि 5 वर्ष में ही इसको आप खत्म करोगे। समझ रहे हो ना? आप इसके बाद भी इसको जारी रख सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट आपका है डाकघर सावधि जमा खाता। समझ रहे हो? यह योजना कब शुरू की गई थी? 1970 में शुरू की गई थी, 1970 में शुरू की गई थी। यह इसमें भी ये समझ लो कि या 1 वर्ष के लिए या 2 वर्ष के लिए या 5 वर्ष के लिए आप इसको खोल सकते हो, या आप इसको फिक्स कर सकते हो कि मुझे कितना दिन तक इसको चलाना है। इसमें भी आप पे डिपेंड करता है, जैसा आप जमा करोगे वैसा आपको ब्याज मिलेगा। क्लियर है इतनी बातें? नेक्स्ट को समझते हैं, मासिक आय योजना। ये सब किसके अंतर्गत पढ़ रहे हो आप पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत पढ़ रहे हो। मासिक में क्या है? मासिक आय योजना 1987 में शुरू की गई थी। इस योजना में भी ब्याज जो जमा तारीख करते हो ना, जिस डेट को आप पैसा जमा कर देते हो, समझ रहे हो ना, जिस डेट को आप पैसा जमा कर देते हो उस महीने की ही समाप्ति पर जमाकर्ता को मासिक रूप से दिया जाता है। क्लियर है? एनी डाउट? समझ रहे हो ना? देखो एक ही पॉइंट में ही आपको क्लियर कर दिए हैं। नेक्स्ट आपका है 15 वर्षीय लोक भविष्य निधि खाता। यह खाता पूरी तरह से यहाँ से आपका क्वेश्चन बना हुआ है, पूछा भी था पिछले ईयर्स में। पिछला ईयर का देखोगे उठा के प्रैक्टिस सेट या पेपर तो उसमें मिलेगा कि यह खाता जो है संपत्ति कर से पूर्णतः मुक्त होता है। वह कौन सा योजना है जो संपत्ति कर से पूर्णतः मुक्त होता है? ये क्वेश्चन आपका था। इसमें निवेश भी एक मुश्त था। ये क्वेश्चन आपका बनता है। क्लियर है ना? यहाँ से क्वेश्चन आपका पिछली बार बना हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं सुकन्या समृद्धि योजना। तो इसका जो प्रारंभ है, ठीक, इसका प्रारंभ देखो यहाँ है कि इसका जो प्रारंभ था ये 2014 भी दिया था, पिछली बार 2015 भी दिया था। समझ रहे हो ना, जिसमें आप लोग कंफ्यूज हो गए थे। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि केंद्र सरकार द्वारा 2015 में यह प्रारंभ की गई थी, ठीक ना? 14 को भूल जाइएगा। समझ रहे हो ना, जो कंफ्यूजिंग था, इसीलिए यहाँ पे हम नोट कर दिए हैं। और यह योजना जो किसके तहत चलाई जाती है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत चलाई जाती है। क्लियर है? और यह इसमें जो होता है, जो आप किस्त जमा करते हो ना, 12 किस्त में आसानी से इसको जमा कर सकते हो, चाहे कभी भी 12 किस्त में आप इसको क्लियर कर सकते हो। इसमें जो प्रेजेंट टाइम में जो ब्याज मिल रहा है आपको 8.2% का वार्षिक ब्याज मिलता है। क्लियर है इतना? ये ध्यान दीजिएगा, इससे भी क्वेश्चन हुआ था पिछली बार। नेक्स्ट है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया को देख लो, यूटीआई को। यह योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इस योजना की शुरुआत 1964 में की गई थी। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो आपके पास बची हुई धनराशि है उसको क्या करते हैं, एक उद्योग में लगाने के पर्पज से ये किया जाता है। समझ रहे हो ना? देखो लिखा भी है कि उद्योगों में लगाने के पर्पज से यह आपका यह बहुत ही
एक तरह से बहुत यूजफुल है, ये कह सकते हो आप। दूसरा इसमें क्या है कि यह एक प्रकार की क्या होती है, एक अंश पूंजी होती है, एक भाग होता है पूंजी का, समझ रहे हो ना, जिसे भारतीय यूनिट ट्रस्ट खरीद सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट है एक जो कम से कम एक बार में 100 यूनिट आप खरीद सकते हो, और हर यूनिट जो होती है, हर यूनिट देखो कितने की होती है, 10 रुपए की होती है। क्लियर है ना कि एक यूनिट कितने की होती है, 10 रुपए की, और आप कितना खरीद सकते हो, कम से कम एक बार में आप कितना खरीद सकते हो, 100 यूनिट खरीद सकते हो। क्लियर है। इस पर भी क्या है, आयकर नहीं, इस पर भी टैक्स नहीं लगता है आपका। यहाँ पे क्या है, नियमित ब्याज आपको, जैसे आप जमा करते हो नियमित रूप से आपको ब्याज मिलता रहता है, लेकिन कोई इस पर भी आपका टैक्स नहीं लगता है। क्लियर हो गया। देखो बहुत ही आसान है, आराम से इसको याद कर लीजिएगा। समझने से इसमें बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, इसको बस याद करने की ज़रूरत है आपको, समझ रहे हो ना। अब देखो जो यूटीआई है उसके अंतर्गत कौन कौन सी योजना चलाई जाती हैं, ये आपको याद करना है। जैसे क्वेश्चन में पूछ देगा कि राज्य लक्ष्मी योजना किसके अंतर्गत चलाई जाती है, तो किसके अंतर्गत है, यूटीआई के अंतर्गत। इसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ से बनता है, समझ रहे हो ना। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो यूनिट 64 है, मास्टर शेयर है, मास्टर प्लस है, मास्टर ग्रेन है, मास्टर ग्रोथ है, चाइल्ड गिफ्ट स्कीम, राज्य लक्ष्मी योजना, इक्विटी सेविंग प्लान और यूटीआई महिला स्कीम। ये सब इसके अंतर्गत है, किसके, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अंतर्गत। क्लियर है बातें। ये समझ लो कि 1-2 दिन आपको वीडियो नहीं मिल पाती है, नहीं लेक्चर दे पाते, तो उसमें आप परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हमेशा बने रहेंगे, समझ रहे हो ना। ये मत सोचिएगा कि ऐप पे क्लास ले रही होंगी तो नहीं मिल रहा है क्लास मुझे, आपको हम हमेशा क्लास देते रहेंगे, सीक्वेंस में देते रहेंगे, समझ रहे हो ना। नेक्स्ट आपका है सामान्य भविष्य निधि, जीपीएफ। यहाँ पे देखो ईपीएफ और जीपीएफ दोनों से ही क्वेश्चन आपको हमेशा मिलता है, समझ रहे हो ना। पढ़ते भी हैं इसी पर्पज से, हम पढ़ाते भी हैं इसी पर्पज से, पढ़ते हैं हम लोग इसी पर्पज से कि हमारा जो क्वेश्चन है, कंफ्यूजन जो भी होता है उसमें क्रिएट ना होने पाए। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जो जीपीएफ होता है वो क्या होता है, और जो ईपीएफ होता है वह क्या होता है, समझ रहे हो ना। ये ध्यान में रखिएगा कि जो जीपीएफ है, समझ रहे हो ना, इसके जो 1965 से जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, उनके लिए यह क्या कर दिया गया है, अनिवार्य कर दिया गया है। ये ध्यान दीजिएगा कि यही एक ऐसी योजना है, यही एक ऐसी स्कीम है कि जो अनिवार्य भी है और अनैच्छिक भी है। यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा, यह क्या है, अनिवार्य भी है और अनैच्छिक है। अनिवार्य इसलिए है कि हमेशा सैलरी से पैसे कटते रहते हैं, पैसा कम भी हमको मिलता है तो भी कटता रहता है, ताकि आपको भविष्य में आप ना भी रहें तो आपके परिवार वालों को वो हेल्प करे, समझ रहे हो ना। और आप जब रिटायर हों तो आपके पास कुछ पैसा रहे, आपके जो बुढ़ापे के सुरक्षा की दृष्टि से आप कह लो कि हमारे बुढ़ापे को ये क्या करता है, सुरक्षा करता है, समझ रहे हो। तो इसीलिए एक अनिवार्य बचत है। और अनैच्छिक है, अनैच्छिक इसलिए है कि हम कभी कभी ऐसा होता है कि सैलरी हमारी कम है और हम क्या कर पाते हैं, उससे ज़्यादा मेरा खर्च है, तो हम चाहेंगे क्या कि हमारा पैसा कट जाए और हम परेशानी उठाएं। इसलिए हमारे ना चाहते हुए भी, हमारे इच्छा के विरुद्ध भी ये क्या होता है, पर मंथ कटता रहता है। और बाद में हमें क्या होता है, अगर जो कर्मचारी है उसकी असमय डेथ भी हो जाती है तो जो भी उसका अमाउंट कटा रहता है उस पर जो ब्याज जोड़ के उसके उत्तराधिकारी को भी मिल जाता है। क्लियर है ना। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, देखो यहाँ वही चीज मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं कर्मचारी भविष्य निधि कि ईपीएफ क्या होता है। ये समझ लो कि यहाँ पे बात हो रही है सरकारी कर्मचारियों की। यहाँ पे जो कर्मचारी होते हैं जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, उनके भी सैलरी से कुछ पैसे कटते रहते हैं,
समझ रहे हो ना। जैसे मान लो अपनी सैलरी का वो 10% जमा करता है, 12% जमा करता है, मतलब कट जाता है उसका भी, वो चाहता है कि उतना कट जाए कि उसको भी सुरक्षा मिले, तो उस पर भी उसका ब्याज जो होता है 8.5 लगभग 8.5% मिलता है। क्लियर है ना। और यही बस अंतर होता है कि यहाँ पे जो कर्मचारी है एक फैक्ट्री में काम कर रहा है और वहाँ पे क्या है, वहाँ पे एक सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। क्लियर है ना। नेक्स्ट है वरिष्ठ नागरिक बचत पत्र। ये भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि 60 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है। समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे जो है व्यक्ति क्या होता है, 60 वर्ष से जब अधिक हो जाता है तो उसके लिए इस योजना में जो भी आपका पैसा चाहोगे कि हम कटवा दें या जमा कर दो, कैसे भी आपका कुछ पैसा जब वहाँ पे जमा कर दोगे एक सिस्टमेटिक ढंग से, तो जब 60 साल के हो जाते हो, आप रिटायर मान लीजिए हो गए, उसके बाद ये क्या होता है, जितना जमा किए होते हो इस पर इतना % ब्याज जोड़कर आपको मिलता है। क्लियर है। म्यूचुअल फंड है, ये म्यूचुअल फंड भी कई टाइप्स का होता है। समझ रहे हो ना, जैसा आप चाहो, जिस क्षेत्र में चाहो। समझ रहे हो, ये भी क्या है, एक प्रकार का सामूहिक प्रयास है। इसमें भी क्या होता है, निवेशकों के समूह मिलकर एक राशि होती है, वो जमा करते रहते हैं और जैसे उसकी वैल्यू बढ़ती रहती है उनका पैसा भी वैसे बढ़ता रहता है। क्लियर है। नेक्स्ट आपका है जीवन बीमा। जीवन बीमा भी क्या है आपका, इसी के तहत ऊपर आपको मेंशन किए थे कि जीवन बीमा भी क्या है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत की गई है। ये भी जो 19 जनवरी 1956 को भारत सरकार ने भारतीय बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण किया। समझ रहे हो, इसको इसलिए मेंशन कर दिए कि ऐसे भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है। समझ रहे हो ना। LIC की स्थापना संसद के एक अधिनियम द्वारा कब किया गया था, 1 सितंबर 1956 को किया गया था। याद कर लीजिएगा इसको। इसके देखते हैं कि हमारा जो जीवन बीमा है जो डाकघर के अंतर्गत है, जो उसके अंतर्गत भी होता है, कई टाइप्स का ये भी होता है। समझ रहे हो ना। तो ये LIC का महत्व क्या है, जीवन बीमा हम कराते क्यों हैं, समझ रहे हो, क्यों कराते हैं, आकस्मिकताओं को सुरक्षा के लिए। अगर कोई भी आकस्मिक घटना मेरे साथ हो जाए तो वो सुरक्षित रहे। समझ रहे हो ना। अगर मान लो कोई गाड़ी ही हम ले लिए, उसके का एक्सीडेंट हो गया तो वो सुरक्षित रहे, इसलिए ये क्या करते हैं कि यह आकस्मिकता की सुरक्षा करती है। दूसरा, दीर्घकालीन आपका उद्देश्य हेतु हम क्या करते हैं कि बहुत लंबे टाइम के लिए कोई भी एक पॉलिसी चला देते हैं और उसका लाभ हमें वह देती है। संपत्ति कर का एक करते हैं तो संपत्ति कर से भी हम मुक्त होते हैं। समझ रहे हो ना। उसका दिखा देते हैं कि हम यहाँ पे इतना इन्वेस्ट किए हैं। आपका जो टैक्स लगता है इनकम टैक्स, उससे भी ये मुक्त कराता है आपको। समझ रहे हो, उसमें भी छूट मिलता है। ऋण सुविधा, इस पर आप अगर लिए हो कोई ऐसी पॉलिसी कराए हो, उस पर आप लोन भी ले सकते हो। वृद्धावस्था में सुरक्षा प्रदान करता है। आप करा दिए हो, वृद्धावस्था में जा रहे हो, 65 साल के हो रहे हो, तो आपको एक मुफ्त राशि मिल जाती है। समझ रहे हो ना, उतने दिन के लिए करा दिए हो ताकि आपकी मैच्योरिटी जो कब पूरा हो, आपके वृद्धावस्था में पूरा हो। अनिवार्य बचत है, यह भी आपकी क्या है, एक अनिवार्य बचत है, आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। ये भी क्लियर हो रहा है ना। बहुत आसान टॉपिक है और इससे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसको जब हम कल कर लेंगे तो हमारा पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। समझ रहे हो ना। एक संभावना के तौर पे आप लोग पूछ रहे हो कमेंट में कि मैम एग्ज़ाम कब होगा, तो एक संभावित है, संभावित डेट लोग बता रहे हैं कि जनवरी में होगा। अभी कोई फिक्स एकदम क्लियर कोई न्यूज़ नहीं आई है। समझ रहे हो ना। जैसे मौसम विभाग बताता है ना कि बारिश होने की संभावना है, हो भी जाती है, नहीं भी होती है, वही हाल इसका भी है। लेकिन आप इससे मतलब नहीं रखो, आपके पास वैसे भी टाइम बहुत कम है। समझ रहे हो ना, टाइम बहुत कम है। इतना ज़्यादा पढ़ना है आपको कि अगर उसको आप दिमाग में डालो तो उसके लिए टाइम आपके पास बहुत कम है। जनवरी में नहीं होगा तो फरवरी मार्च अप्रैल में होगा।
अप्रैल में नहीं होगा तो मई जून में होगा, ये दिमाग में डालो कि मेरा जनवरी में ही है। उसी हिसाब से अपना आप लोग प्रिपरेशन करो। जीवन बीमा कितने प्रकार का होता है ये सब लोग लगभग जानते हो, फिर भी एक बार आप लोग नोट कर लीजिएगा कि एक तो लाइफ टाइम के लिए होता है, सीमित भुगतान आजीवन होता है, उसका एक लिमिट होता है कितने साल ही आप करोगे। बंदोबस्ती बीमा है, बहुउद्देशीय बीमा योजना है, चिकित्सीय बीमा है, वे बीमार पड़ गए तो आपके लिए वो सुविधा देती है, कितना का करा लिए हो तो हेल्थ के लिए आपको इतना पैसा आपको मुफ्त में इलाज हो जाता है। दुर्घटना बीमा व एक्सीडेंटल बीमा भी हो जाता है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, चाहे वो आदमी हो चाहे गाड़ी, कुछ भी हो, कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है तो अगर बीमा रहता है तो उसको उसका भुगतान कर मिल जाता है। कोई चीज़ जल वल जाती है वहाँ भी मिल जाता है आपको। कोई वस्तु मान लीजिए कोई दुकान ही, कोई बिजनेस है, आग लग गई, उसका बीमा कराए हो तो वहाँ से भी आपको कुछ प्रॉफिट हो जाता है। घर का बीमा, समझ रहे हो ना, इतने टाइप्स का ये बीमा होता है जिसमें हमारा जो क्या हो जाता है, बचत का एक अच्छा माध्यम है। समझ रहे हो ना, एक तरह से हम यहाँ पे इन्वेस्ट कर देते हैं जो हमें बहुत लाभान्वित करती है। क्लियर है? तो ये हमारा सारा आज क्लियर हो गया। पोस्ट ऑफिस भी क्लियर हो गया, बैंक भी क्लियर हो गया, बचत और विनियोग के साधन पूरी तरह से हम कंप्लीट कर दिए आपको। यहाँ तक हमको लगता है कि कोई आपको समस्या नहीं होगी। समझ रहे हो? कोई अगर प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो हमें कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइए, हम सबके कमेंट को ध्यान में रखते हुए उसको हम सॉल्व करा देंगे। समझ रहे हो? तो मिलते हैं कल इससे जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके साथ। थैंक यू।